नमस्कार, लेक्चर ट्री पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं सामंतवाद के द्वारा पूंजीवाद पर हुए परिवर्तन के कारण या उस पर चर्चा करेंगे या आधुनिक विश्व में पूंजीवाद के विकास के विभिन्न क्या क्या कारण थे, इन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की टॉपिक की ओर। तो अ, देखिए, तो 19वीं शताब्दी और औद्योगिक क्रांति एवं 19 और 18वीं शताब्दी की जो फ्रांसीसी राज्य का क्रांति के परिणाम स्वरूप होता क्या है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उथल पुथल के चलते जो विश्वव्यापी हो चला था, उस सब के चलते इनसे होता क्या कि इन क्रांतिकारियों के पद चिन्हों पर नेपोलियन के 1815 की जो अंतिम पराजय, जो वाटरलू की लड़ाई होती है 1815 में, उसमें उसकी पराजय के पश्चात यूरोप में कई तरह के सिद्धांतों का सूत्रपात हुआ, जिनमें पूंजीवाद को भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। विशेषकर 1870 ईस्वी के बाद पूंजीवाद का विकास यूरोपीय इतिहास का महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध होता है। वस्तुतः होता क्या है कि मध्यकालीन सामंतवादी व्यवस्था यूरोप के आम नागरिकों के शोषण का केंद्र बिंदु था और सामंतवाद के चंगुल में जितने भी जकड़े कृषक और मजदूर थे, उनका जीवन नरकीय हो चला था। और सामंत जो है अपने दमन चक्रों द्वारा उन्हें तरह तरह से उत्पीड़न देते थे या उन्हें प्रताड़ित क्या करते थे। वे व्यवस्था की जंजीरों में जकड़े रहकर अपनी जो भी पीड़ा थी चुपचाप सहन करते आ रहे थे। किंतु किन्हीं कारणों से सामंतवाद जो है 16वीं सदी जब आता है, तो आते आते 16वीं सदी तक आते आते अपने पतन के गर्त में समा जाता है और उनकी कब्र पर एक नवीन पूंजीवाद व्यवस्था का जन्म होता है। यद्यपि पूंजीवाद के चुंगल में भी समाज जो है शोषित होते आया और नागरिकों का कई तरह से शोषण होता रहा, लेकिन फिर भी उनके स्वरूप में पर्याप्त भिन्नता थी। यानी कि जो सामंतवादी व्यवस्था और पूंजीवाद की व्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा भिन्नता थी। पूंजीवाद के जन्म में औद्योगिक क्रांति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका माना जाता है। कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन, फोरियर, लुई ब्लो आदि जैसे आधुनिक जो समाजवादी व्यवस्था के पूंजीवाद के घोर विरोधी थे। उनकी मान्यता है कि पूंजीवाद व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को प्रबल विरोधी है, क्योंकि यहाँ सभी का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वार्थ पर आधारित है और वे व्यक्तिगत आर्थिक प्रगति के पोषक होते हैं, सार्वजनिक उन्नति के नहीं। पूंजीवाद व्यवस्था मुख्यतः मजदूरों के शोषण पर आधारित होता है। मार्क्स इन व्यवस्था का कट्टर आलोचक और विरोधी था। इनके अनुसार यह व्यवस्था मजदूरों के श्रम के शोषण पर टिकी हुई है, अतः इनका अंत कर समाज की स्थापना करना सर्वसाधारण के सुखमय जीवन के लिए आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य भी है, ऐसा मार्क्स का कहना था। उनकी मान्यता है कि पूंजीवाद ही समाज में वर्ग संघर्ष को जन्म देता है, जहां एक और पूंजीवाद वर्ग उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व रखकर अपना जीवन निर्वाह करता है, वही दूसरी ओर श्रमजीवी जो थे वे या जिन्हें कह सकते मजदूर वर्ग अपना श्रम बेचकर दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। पर यहाँ होता क्या है कि दोनों के हित परस्पर टकराते हैं, अतः दोनों में संघर्ष होना अनिवार्य हो जाता है। पूंजीपति जो है अधिकाधिक लाभ कमाना चाहता है और इस कारण वो मजदूरों को कम से कम मजदूरी देना चाहता है और यही वर्ग संघर्ष की बुनियादी है। मार्क्स की धारणा है कि आज तक की इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है और वर्गहीन समाज को स्थापना होने तक यह परंपरा जारी रहेगी। मानव समाज ने प्रारंभिक अवस्था में अपार दुख एवं विभिषिकाओं को झेलते हुए अपने दमनकारी सामंत प्रथा को बेड़ियों को तोड़ते हुए पूंजीवाद युग में प्रवेश किया है। इस तरह मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था के सृजित होने को मानव समाज का एक दयनीय दर्दनाक चित्रालोकन किया है। अतः हमें 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर आज तक के विश्व इतिहास की गतिविधियों को समुचित रूप से समझने के लिए पूंजीवाद के विकास तथा विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करना अति आवश्यक है। तो संक्षेप में अगर हम देखें तो पूंजीवाद के विकास के उत्तरदायी कारणों को हम निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला देख लेते हैं 1830 ईस्वी या 30-32 ईस्वी की यूरोपीय क्रांति। इन्हीं के माध्यम से हम लोग उनके विकास के क्या कारण थे उनको जानने का प्रयास करेंगे। 1830-32 ईस्वी की कालावधि में यूरोप के फ्रांस, इंग्लैंड तथा बेल्जियम में कई क्रांतिकारी आंदोलन हुए, जिनमें नव संपदा प्राप्त बुजुर्गों लोग की विजय हुई। इन विजयों के फलस्वरूप यह वर्ग और भी समृद्ध होता गया और उन्होंने अपनी गतिविधियों से यूरोपीय समाज के अनेक पक्षों पर अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने अपने पूंजीवादियों का संचालन जारी रखा और उनकी औद्योगिक संस्थाओं को उनके जो जितने भी औद्योगिक संस्था है धीरे धीरे वृद्धि होती गई। अतः पश्चिमी यूरोपीय देशों की राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि होती चली
चली गई और इस वृद्धि का अधिकांश हिस्सा पूंजीपतियों की तिजोरियों में पहुंचता रहा और श्रमिकों के पास छोटी रकम ही पहुंच पाती थी। इनके फलस्वरूप दैनिक उपभोग के जितने भी मुद्दों पर अत्यंत खर्च होता था, जबकि पूंजीपतियों के पास अपनी पूंजी का बहुत ज़्यादा बड़ा भाग धनराशि उपलब्ध रहती थी। अतः देश में नई नई कंपनियां लगातार खुलती रही और इसके आवश्यक कानून भी बनाए गए थे। इस तरह पाश्चात्य यूरोप में जो कारखानेदारी प्रथा का आविर्भाव हुआ और इनकी लहर से अन्य यूरोपीय देश भी अधिक दिनों तक अछूते नहीं रह सके। इंग्लैंड में भी सूती वस्त्र उद्योग ने जहाँ अपने चरम स्थिति को प्राप्त किया, वहीं अन्य उद्योग धंधे में भी काफ़ी ज़्यादा प्रगति हुई। यहाँ लोहा उत्पादन केवल 18 वर्षों में तिगुना बढ़ गया। रेल लाइन बिछाने का काम भी युद्ध स्तर पर शुरू हो गया और सामुद्रिक व्यापार में वृद्धि के लिए 1840 ईस्वी में जहाजरानी सेवा की शुरुआत हुई। यानी कि 1840 ईस्वी में जहाजरानी सेवा की शुरुआत हो जाती है। इसके अलावा जो है यहाँ इसी युग में औद्योगिकरण के कारण इस युग में यूरोपीय देश एक दूसरे को काफ़ी पीछे छोड़ देने की होड़ में शामिल हो गए थे और इनके परिणाम स्वरूप संपूर्ण यूरोपी जो है पूंजीवाद की ओर आगे बढ़ता गया। दूसरे पॉइंट की ओर देखें तो हम देखेंगे औद्योगिक क्रांति की प्रगति। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति की प्रगति अपनी चरमता को छू रही थी और तकनीकी क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा लगातार प्रगति होने के फलस्वरूप यूरोप के अतिरिक्त अन्य महाद्वीपों में भी औद्योगिक क्रांति ने अपना रंग जमाना शुरू किया। कच्चे लोहे को गलाने तथा शुद्ध करने की जो आधुनिक उन्नत तथा कम खर्चीली प्रक्रियाएं को इस्तेमाल किया जाने लगा, जिनके कारण हुआ क्या कि संपूर्ण विश्व में इस्पात के उत्पादन का जबरदस्त प्रचार होने लगा और इस्पात के बहुत अधिक उत्पादन के परिणाम स्वरूप अल्युमिनियम तथा अन्य जो धातुएं थे उनको मिलाकर मिश्र धातुएं बनाए जाने लगे। इस तरह 19वीं सदी के अंतिम चरण तक औद्योगिक जो थे दुनिया की तस्वीर ही बदल चुकी थी और औद्योगिक प्रगति का यह चरण ब्रिटेन से प्राय सभी यूरोपीय देशों में बहुत द्रुत गति से पहुंचना शुरू हो गया और एशिया में भी धीरे धीरे औद्योगिक प्रसार की लपेटें जोर पकड़ने लगी और सर्वप्रथम जापान में इसका अभूतपूर्व शुरुआत हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका भी इस दौर से काफ़ी प्रगतिशील हो गया और आधुनिक पूंजीवाद के विकास का यह स्वर्ण अवसर के रूप में माना जा सकता है। औद्योगिक प्रसार ने इस नवीन युग में 19वीं सदी के मध्य तक पूंजीवाद ने एक नए युग में प्रवेश कर लिया था। अब दूसरे पॉइंट के आगे और पॉइंट की ओर बढ़े तो उसमें हम देख सकते हैं आयात निर्यात की व्यवस्था। होता क्या है कि औद्योगिक प्रसार में शामिल होने के वाले देशों ने अपने उत्पादित मालों को एक दूसरे देश में भेजना शुरू कर देता है और इस तरह आयात निर्यात की पूंजीवादी व्यवस्था का सृजन हुआ। रूस, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी तथा बाल्कन राज्य को छोड़कर अन्य सभी यूरोपीय देशों में निर्यात की तुलना में आयात कहीं अधिक मात्रा में हुआ करता था और निर्यात देशों में ब्रिटेन सबसे आगे था। वहाँ 1800 से 1900 की कालावधि में जो था निर्यातों के मूल्य में 8 गुनी वृद्धि हुई, किंतु इस अवधि में आयातों के मूल्य में 10 गुना वृद्धि हुई और 20वीं सदी के प्रारंभिक चरण में ब्रिटेन और यूरोपीय औद्योगिक देशों में निर्यात की तुलना में प्रति वर्ष $2 मिलियन से भी अधिक माल निर्यात किए जा रहे थे। यूरोप एक अनुमान के अनुसार ऐसे माना जा सकता है कि 2 मिलियन से भी अधिक माल निर्यात किए जा रहे थे। यूरोपीय देशों में आयातित वस्तुओं में अधिकांश जो था कच्चा माल तथा खाद्य सामग्री हुआ करती थी और आयात निर्यात की इस व्यवस्था से पूंजीवाद को प्रशय प्राप्त हुआ और पूंजीवादी व्यवस्था ने आयातित वस्तुओं का मूल्य चुकाने तथा प्रतिकूल व्यापार संतुलन के माहौल में भुगतान संतुलन कायम करने जैसे प्रश्नों का समाधान भी अत्यंत सुगमतापूर्वक कर लिया था। आगे पॉइंट की ओर देखें बढ़े तो उसमें है पूंजी न्यास की प्रक्रिया। अर्थात 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जहाँ एक ओर देश का आर्थिक सुदृढ़ीकरण हुआ, वहीं दूसरी ओर बेरोजगार में भी अत्यधिक वृद्धि हुई। अपने अमेरिका की तलाश में भटकते हुए लाख यूरोपीय मजदूर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि महाद्वीपों में छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहने लगे। ये बस्तियां उन उपनिवेशिक अनिवार्य उन यूरोपीय देशों में छोटे मोटे सब प्रतिरूप की तरह हुआ करते थे जहाँ से ये प्रवासी आए होते थे। ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति यूरोप से सामान मंगवाकर किया करते थे तथा बदले में यूरोपीय बाजार के लिए वे खाद्यान्न, ऊन, कपास तथा खनिज आदि का उत्पादन किया करते थे। इस तरह वे प्रवासी यूरोपीय देशों में पूंजी न्यास के स्रोत थे। उस पूंजी न्यास के बल पर विभिन्न महादेशों में
अप्रवासी बस्तियां शीघ्र ही समृद्ध समाज बन जाती थी और इस समृद्ध समाज के द्वारा संपत्ति उत्पादन की संख्यातिक नए केंद्रों का उद्भव होता रहा था, जो आधुनिक पूंजीवाद का प्रेरक सूत्र था। पूंजी निर्यात करने वाले देशों की पंक्तियों में भी ब्रिटेन ही सबसे आगे था। इसके पीछे पीछे फ्रांस और जर्मनी भी चल रहा था। 19वीं सदी के 5वें शतक में ही ब्रिटेन की वार्षिक आय का लगभग आधा विदेशों में न्यास्त होता रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व तक इंग्लैंड की 20 अरब विदेशी 20 अरब की पूंजी विदेश में न्यास्त किए हुए थे। यूरोपीय देशों की न्यस्त पूंजी अनेक देशों तथा क्षेत्रों में अप्रवासियों को आरामदायक जीवन सुलभ कराती थी। उदाहरण के रूप में देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य तथा स्थानीय सरकार आमतौर पर यूरोप में ऋण पत्र जारी किया करती थी। इस तरह यूरोपीय देशों द्वारा विश्व के अन्य महाद्वीपों में पूंजी न्यस्त करने की प्रक्रिया के फलस्वरूप पूंजीवादी व्यवस्था के विकास में पर्याप्त सहायता मिली। आगे पॉइंट और बढ़े तो अंतर्राष्ट्रीय स्वरमान पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था के सहारे भी पूंजीवाद को प्रश्रय प्राप्त हुआ। 1816 ईस्वी में ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग की 113 ग्रेन सोने के बराबर घोषित करके अंतर्राष्ट्रीय स्वरमान लागू किया था। तत्पश्चात 19वीं शताब्दी के 8वें दशक में पाश्चात्य यूरोपीय देश तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ने लिखानीस स्वरमान लागू किया। इस नई व्यवस्था के फलस्वरूप फ्रैंक, पाउंड, डॉलर, मार्क आदि किसी मुद्रा को निर्धारित मूल्य पर स्वर्ण में बदला जा सकता था, किंतु स्वर्ण को इन मुद्राओं में परिणत करने संभव न था। इस महत्वपूर्ण मुद्रा पूर्णतया विनिमय साधन थी। उदाहरण के रूप में देखिए, यदि कोई फ्रांसीसी जर्मनी में अपना सामान बेचता है तो वह जर्मन सिक्के यानी कि मार्क में उसका मूल्य का भुगतान पाता, किंतु वो मार्क को अपनी इच्छानुसार फ्रैंक, डॉलर या पाउंड स्टर्लिंग आदि में बदल सकता था। इसका तात्पर्य यह है कि उसे जर्मन मार्क खर्च करने को विवश नहीं थी। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्वरमान में आधुनिक पूंजीवाद के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। आगे की ओर देखिए तो बैंकिंग व्यवस्था की ओर बढ़ेंगे, आगे पॉइंट की ओर, और इसके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि पूंजीवाद के विकास में इसमें क्या योगदान दिया। बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्वरमान की भांति सुसंगठित बैंकिंग व्यवस्था की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था पर आधारित थी। बैंकिंग व्यवस्था का केंद्र स्थल लंदन था, जिनका अभ्युदय 19वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में हुआ। इसके पूर्व इसके पूर्व जो थे विश्व का बैंकिंग केंद्र था, विश्व का बैंकिंग केंद्र कहीं और था, मतलब ये नहीं था, किंतु 18वीं एम्स्टर्डम था विश्व का बैंकिंग केंद्र। एम्स्टर्डम ये था बैंकिंग का केंद्र उससे पहले, और लेकिन बाद में उसका बना दिया गया था लंदन। किंतु 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण तथा 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण की कालावधि में जो था, अनवरत युद्धों के फलस्वरूप होता क्या है कि एम्स्टर्डम में पूरे हॉलैंड तथा वाणिज्य व्यापार पूर्णतः नष्ट हो जाती है, और आधुनिक पूंजीवाद को सुदृढ़ करने में बैंकिंग व्यवस्था ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं, और पूंजी न्यास की प्रक्रिया पूंजीवाद को बढ़ावा देने में काफ़ी सफल रहती है। निर्यात के वित्तीय पक्ष को संभालने के क्रम में ही बैंकिंग प्रणाली का अभ्युदय हुआ और लंदन वित्तीय व्यवस्था के सर्वोच्च शिखर पर आसीन था, जिसकी संख्याएं जिसकी शाखाएं विश्व भर के देशों में जाल की तरफ फैली हुई थी, और विश्व भर के देशों की मुद्रा के विनिमय का केंद्र स्थल लंदन ही था तथा इनके ऋणों के भुगतान की प्रक्रिया भी यही संपादित होती थी। यहाँ पर अक्षय कोष संचित तथा उपलब्ध रहता था, जिससे संपूर्ण विश्व साख या ऋण लिया करता था। ब्रिटेन का अनुकरण करते हुए फ्रांस ने भी अपने यहाँ धन न्यास्त करने वाली बैंकिंग प्रणाली विकसित किया, और यहाँ एक क्रेडिट माबिलायट यानी कि माबिलाइट जो है क्या करता है, क्रेडिट माबिलाइट नामक बैंकिंग संस्था का भी स्थापना की गई, और यह संस्था अपने होमर बेचकर पूंजी एकत्र करता था तथा नई औद्योगिक संस्थाओं का स्टॉक या शेयर खरीदकर उन्हें कार्यकारी पूंजी प्रदान करता था। बैंकिंग निर्माण पद्धति के द्वारा ही जर्मन फ्रांस से पीछे नहीं रहना चाहता था, अतः वो भी क्या करते हैं कि 1870 ईस्वी में जर्मनी ने भी ड्यूस बैंक नामक एक राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की। ड्यूस बैंक नामक एक 1870 ईस्वी में स्थापना करते हैं, एक बैंक की राष्ट्रीय बैंक की स्थापना करते हैं, और इस बैंक ने विदेशी उद्योग धंधों की प्रकृति में पर्याप्त अभिरुचि ली, और विश्व विख्यात बर्लिन बगदाद रेलवे के निर्माण ने भी इसमें योगदान दिया, सक्रिय योगदान देता है। यानी कि ड्यूस बैंक नामक एक जो अंतर्राष्ट्रीय बैंक था 1870 में जिनको खोला गया था,
के द्वारा, तो उनका भी जो है जो विश्वविख्यात बर्लिन बगदाद रेलवे निर्माण ने भी इस बैंक ने सहयोग दिया था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बैंकिंग व्यवस्था ने भी आधुनिक पूंजीवाद को विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब आगे देख लेते विश्वव्यापी मंडी। पूंजीवाद के विकास में उपयुक्त मूलभूत जितने भी हम लोग ऊपर जितने भी वर्णन किए, उनके चलते 19वीं शताब्दी के अंत तक होता क्या कि विश्व सच्चे अर्थों में एक मंडी के रूप में परिणत हो गया था। विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक माल, सेवाएं, पूंजी, वित्त व्यवस्था तथा व्यापारी निर्बाध रूप से आ जा सकते थे। अधिक वाणिज्य सामग्री में विश्वव्यापी बाजार मूल्य हुआ करते थे। देशांतर की मंडियों में ये मूल्यतः एक प्रकार से होते थे। उदाहरण के रूप में देखें तो लिवरपूल, सियोनेस, मिनियापोलिस, एयर्स और दांगेस के व्यापारी अपनी अपनी मंडियों में गेहूं का व्यापार समान मूल्य में करते थे। मूल्य परिवर्तन की जानकारी उन्हें टेलीफोन द्वारा प्रति घंटे मिलती रहती थी। वे न्यूनतम जहाँ पे मूल्य वाले स्थानों से मालों को खरीदते थे और उच्चतम मूल्य वाले स्थानों में उन्हें ले जाकर उन्हें बिक्री करते थे और अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते थे। और पूंजीवाद के विकास की दिशा में यह महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। इस तरह विश्वव्यापी मंडी भी स्थापना भी आधुनिक पूंजीवाद की मूलभूत विशेषता थी और इनकी स्थापना के फलस्वरूप सभी कोटि के उत्पादक एक रूप आर्थिक प्रणाली में जकड़कर प्रतियोगिता की दौड़ में आमने सामने आ खड़े होते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें अपने पड़ोस तथा देशों में ही नहीं वरन देशांतर की प्रतियोगिता से भी होड़ लेनी पड़ती थी। 19वीं शताब्दी के अनियमित तथा उन्मूलन पूंजीवाद के फलस्वरूप यूरोप के बाजार तथा अन्य महादेशों में नए देश बसाकर उन्हें सर्वतोमुखी विकास का प्रबंध करने तथा यूरोप की बढ़ती हुई आबादी की उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बड़ी सहायता मिली। अब आगे देख लेते हैं विशालकाय आर्थिक संगठनों का उदय। 1880 और 1890 ईस्वी के दशक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक संगठनों के उदय के फलस्वरूप होता क्या है कि आधुनिक पूंजीवाद के विकास में बड़ा बल मिल जाता है। पूर्व के सीमित संख्या में व्यक्तियों, कुछ ही की भागीदारी या छोटी कंपनियों द्वारा संचालित अनेक छोटे छोटे संस्थाओं की जगह विशाल एवं अभिनवयुक्त निगम लेने लगे थे। बड़े बड़े निगम पहले पहले रेलवे तथा बैंकिंग संस्थाओं को स्थापित किए गए थे और फ्रांस में 1863 ईस्वी में एक कानून बनाकर समिति दायित्वों की व्यवस्था की गई। इस कानून के फलस्वरूप व्यावसायिक उद्योगों में पूंजी न्यस्त करने की किसी कारणवश यदि उद्योग दिवालिया हो जाने की स्थिति में सारी पूंजी की क्षति होने का खतरा नहीं रहता। इस तरह छोटी मोटी बचत करने वाले को विशेष रूप से उद्योग धंधों के लिए पूंजी न्यस्त करने वालों को प्रोत्साहन मिलता था तथा देश के संचित धन को अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग व्यावसायिक उद्योगों में लाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। फलतः निगमों की संख्या तथा स्वरूप में वृद्धि हुई और उनके साथ ही बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं का भी प्रभाव बढ़ा। विशालकाय आर्थिक संगठनों के उदय के फलस्वरूप पाश्चात्य यूरोपीय देशों में भारी उद्योगों का होता क्या है कि विशालकाय आर्थिक संगठनों के उदय के फलस्वरूप होता क्या कि पाश्चात्य यूरोपीय देशों में भारी उद्योगों ने विलयन तथा एकीकरण की प्रक्रिया शुरू की और फ्रांस में 1869 ईस्वी में कामिते दे फोजे नामक खनिज उद्योगों का विराट ट्रस्ट छत्रछाया में प्रथम विश्व युद्ध के समय देश के लगभग हर लोहा इस्पात उद्योग आ गया था। यानी कि कामिते दे फोजे ये संगठन आ जाने के परिणाम स्वरूप होता क्या है कि नामक खनिज उद्योगों को विराट ट्रस्ट की छत्रछाया में प्रथम विश्व युद्ध के समय देश के लगभग हर लोहा इस्पात उद्योग आ गया था और इससे क्या होता है इनमें लाक्रोमोत के श्रीनगर तथा लोटेन के वेलेंडल प्रमुख थे। इसी तरह जर्मनी के स्टील वर्क्स यूनियन तथा राइन वेस्टेनियन का कोल सिंडिकेट के अधीन 1904 ईस्वी तक देश के कुछ अत्यंत परिशुद्ध इस्पात जो है बनाने वाले फर्मों को छोड़कर सभी इस्पात औद्योगिक संस्थाएं शामिल हो चुकी थे और 1800 ईस्वी तक के रूस में भी भारी उद्योग के क्षेत्रों में ऐसे ही सिंडिकेट स्थित होने लगे थे। 1909 ईस्वी में स्थापित जो था फ्रांसपेंट नामक सिंडिकेट के नियंत्रण में रूस के लगभग 80% खनिज उद्योगों का संचालन होता था। लेकिन विशालकाय व्यावसायिक संगठनों की संरचना में संयुक्त राज्य अमेरिका में नए कीर्तिमान स्थापित किया। वहीं कार्नेगी इस्पात कारखाना कार्नेगी
जो था इस्पात कारखाना इतना अधिक इस्पात उत्पादन करता था जो परिणाम के समस्त ब्रिटिश उत्पादन से भी कहीं अधिक था। और 1900 ईस्वी में उसने अपने विशालकाय संगठन को यूनाइटेड स्टेट स्टील कॉरपोरेशन नाम और भी बड़े संगठन के हाथ बेचकर इस्पात उत्पादन की दुनिया को सम्राट बनाने की श्रेणी में आ गया था। अब देख लेते हैं सामाजिक ध्रुवीकरण। 19वीं सदी के अंतिम चरण में पूंजीवाद ने सत्ता, संपदा तथा वर्ग प्राप्त करने से सर्वहारा वर्ग की जो दूरी की सबसे आंखों के समक्ष कर दिया था। समाज के श्रमजीवी वर्ग विशालकाय संस्थानों से निपटने में समर्थ जो श्रमिक संगठन स्थापित करते थे। और 19वीं सदी के अंतिम 2 दशक में यह वर्ग पूरा पूंजीवादी राज्यों का राजनीतिक नियंत्रण मतलब निर्णायक लाभ का उपयोग करने लगा था। वस्तुतः श्रमजीवी वर्गों के लिए पूंजीवाद का उदय अभिशाप स्वरूप सिद्ध हुआ और फ्रांस की 1793 ईस्वी की क्रांति के दौरान भी लोकप्रिय दार्शनिकों ने इसका विरोध किया था। इंग्लैंड के यार्सिस्ट आंदोलनकर्ता भी पूंजीवाद का मतलब उन लोगों ने भी विरोध किए। 1848 ईस्वी में सामाजिक क्रांति के द्वारा भी श्रमजीवियों ने पूंजीवाद का घोर विरोध किया था। फिर भी यह क्रांति सफल नहीं हो सकी तथा उसकी भयानकता से पूंजीवाद वर्ग आतंकित अवश्य हो उठा और अंततः समाजवाद एवं श्रमिक संगठनों ने पूंजीवाद व्यवस्था पर कुठाराघात करने में महान सफलता हासिल कर पूंजीवादी दुनिया के इतिहास में शक्तिशाली उत्पादन के रूप में प्रतिष्ठित हो सके और होते चले गए। धन्यवाद। आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।